सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का यूज करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर को चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 142 डील करता है कंप्लीट जस्टिस के साथ। यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे अनिल मसीह जी को। इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर बहुत कड़ी टिप्पणी करी है और इन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर्सन के द्वारा जो आपके बैलेट पेपर्स थे उनके ऊपर सिंगल लाइन में बनाई गई और जानबूझकर उन वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। देखो, वोट्स पूरी तरह से वैलिड थे, पर इन्होंने खुद अपने मनमर्जी से उसके ऊपर इंक लगाई। उस इंक लगाने की वजह से वो वोटों को फिर बाद में इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया एंड कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के जो लीडर थे उनको मेयर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, जो हमारे इलेक्शंस करवाने वाले लोग हैं, अगर वो ही खुद इस तरह से अनफेयर होंगे या फिर इस तरह से डिसऑनेस्टी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के जो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए बहुत खराब चीज है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से इनके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन को इनिशिएट किया गया है और ये सारी बातें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा बोली गई हैं। डेफिनेटली देखो, काफी अच्छा ये प्रेसिडेंट एक सेट होगा कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इस तरह से अपनी खुद मनमर्जी के हिसाब से वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा, ताकि जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रह पाए। दोस्तों, डेट है आज की 21 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। जब हम बात करते हैं देखो रेड सी की, तो आप जानते होंगे पिछले कुछ टाइम के अंदर ना हमें रेड सी के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाउथी रेबल्स के द्वारा यहाँ पर अटैक्स किए गए अलग अलग शिप्स के ऊपर। ठीक है, कुछ यूएस की शिप्स थी, कुछ का मतलब इंडिया के कुछ साथ भी लिंक था, मतलब सारे अलग अलग देशों के यहाँ पे अटैक किए जा रहे थे। अब ऐसे टाइम के ऊपर एक तो यूएसए के द्वारा मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। क्या है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का अर्थ? इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत ना आपकी जो शिप्स हैं उनको एक सेफ ट्रांजिट मिल पाए इस रेड सी वाले रीजन के अंदर, इसके लिए यूएस ने एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर टेक्निकली लगभग 20 देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप नोटिस करोगे तो यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट दोस्त जैसे आपका टर्की हो गया, जर्मनी, इजिप्ट, साउथ कोरिया, जापान, इन कुछ की एलाइज ने ना इस वाले ऑपरेशन को ज्वाइन नहीं किया, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को। कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन भी किया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, ये सब मिलकर कर भी रहे थे, पर कुछ कंट्रीज ने इसको नहीं भी किया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इंडिया, इटली और फ्रांस की, इन्होंने अपने शिप्स वगैरह भेजे, पर कहीं ना कहीं हमने यूएस के साथ यहाँ पे अलाइन नहीं किया। अब ये बात तो चलो होगी, अब ये तो यूएसए की बात थी। इसी चीज को देखते हुए ना ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने भी अपना एक यहाँ पे मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है एस्पाइड्स। एस्पाइड्स क्या है? देखो, दरअसल में ना इसका अर्थ होता है शील्ड। ठीक है, एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि यूरोपियन यूनियन का जो मिशन है, यहाँ पर कम से कम 4 नेवल वेसल्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि इस एरिया के अंदर जो आपका रेड सी वाला एरिया है वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो पाए और ये जो सारे हाउथी रेबल्स के द्वारा अटैक्स वगैरह किए जाते हैं उनको हम प्रॉपरली यहाँ पे जवाब दे पाए। ठीक है ना? अगर आप नोटिस करोगे तो ये रहा हमारा स्वेज कैनाल, यहाँ से आपका, सॉरी यहाँ नहीं, ये रहा आपका स्वेज कैनाल इस एरिया के ऊपर। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना दुनिया भर का बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड होता हुआ यहाँ से देखने को मिलता है, पर क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अटैक्स हुए हैं, इस वजह से अगर हम बात करें स्वेज कैनाल के रेवेन्यूज की, तो लगभग 40 से 50% की उसमें भी एक कमी देखने को मिली है। और क्योंकि इतने ज़्यादा अटैक्स होंगे तो शिप्स को दूसरे एरियाज के अंदर घूम के जाना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है एंड इंडिया के लिए भी काफ़ी दिक्कत आई है क्योंकि इम्पोर्ट्स वगैरह बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स इंक्रीज हुए हैं। तो इस तरह के मिशंस शायद हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर थोड़ा इस रीजन की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के अंदर, और ये जो जियोपॉलिटिकल एक तरह की इंस्टेबिलिटी है उसको भी ठीक करने के अंदर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो मिशंस का आप नाम याद रख सकते हो, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का भी, एंड आपका जो ऑपरेशन एस्पाइड्स है, जो मिशन एस्पाइड्स है, उसका भी आप नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोरा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोरा ओपन एआई टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल। क्या है इस चीज का अर्थ? देखो, आप लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में तो पक्का सुना होगा और इनफैक्ट काफी लोग यूज भी करते हैं। होता क्या है ना कि आप चैट जीपीटी में जाके कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हो और आपको जो जवाब मिलेगा वो एक प्रॉपर ऐसा लगेगा कि सामने एक ह्यूमन ही आपको वो जवाब दे रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने आप यही पूछ लिया कि व्हाट आर द वेज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी,
तो आपको जो चैट जीपीटी है वो प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। पर ये जो ओपन एआई, मतलब वही सेम कंपनी जो आपका चैट जीपीटी जिसने बनाया है, उसी कंपनी के द्वारा सोरा लॉन्च किया गया है। और सोरा एक्चुअली पता किस चीज़ का डील करता है? ये डील करेगा मेजरली आपकी वीडियोस के साथ। कहने का मतलब क्या है? देखो कई बार ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप कोई पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट कराना चाहते हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने लिखा मेक अ वीडियो वेयर शिप्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो अपने आप ये जो सोरा होगा, ये एक वीडियो बना देगा जिसके अंदर शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया होगा। डू यू गेट द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि नेट से ढूंढेगा और कोई शिप वाली वीडियो आपके सामने दे देगा, नहीं। खुद नई वीडियो यहाँ पे क्रिएट करेगा और ऐसा लगेगा कि आपको वो रियल वीडियो ही क्रिएट करी गई है। और एग्जाम्पल देता हूँ, या फिर मैंने आपको बोल दिया कि मेक अ वीडियो वेयर क्रिकेट रिगार्डिंग क्रिकेट मैच, ठीक है। तो आपको ना एक नई क्रिकेट मैच के ऊपर ये वीडियो खुद क्रिएट करके देगा। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली की वीडियो बना के दे देगा या विराट कोहली की वीडियो नेट से कॉपी करके दे देगा, नहीं। अलग से आपको खुद अपनी एक नई वीडियो क्रिएट करेगा जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं आजकल मार्केट के अंदर। समझे इस बात को? तो इस तरह से ये नई वीडियोस क्रिएट कर रहा है और आपको लगा कि यार एक्चुअल में वो रियल वीडियो ही है। यू वुड नॉट इमेजिन कि अच्छा ये मशीन के द्वारा बनी हुई वीडियो है, नहीं। आपको लगेगा वो सच में एक रियल वीडियो ही है। अब इससे देखो पायरेसी पता नहीं कहाँ तक पहुंच सकती है। नो वन नोज कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आपको शायद पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सी वीडियो सच्ची है, कौन सी वीडियो झूठ है। डू यू गेट द पॉइंट? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, अगर आप यही डिसाइफर नहीं कर पा रहे कि आपके सामने जो वीडियो आई है वो किसी बंदे ने कैमरा से शॉट करी है या फिर वो वाली चीज कहीं ना कहीं एक्चुअल में एग्जिस्ट करी है। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया मेक अ वीडियो वेयर राइट्स आर टेकिंग प्लेस। तो इस तरह से मान लो किसी जगह पे हिंदू मुस्लिम के झगड़े की कोई वीडियो थी, वो एक्चुअल में हुए नहीं है, पर इस सोरा के द्वारा मान लो वीडियो क्रिएट कर दिया गया और फिर इसको व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट कर दिया गया। तो आप सोच रहे हो कितने नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। पर जैसा देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो उसके डेफिनेटली अपने पॉजिटिव्स होते हैं, अपने नेगेटिव्स होते हैं। हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव्स को प्रॉपर्ली रेगुलेट करके उसके पॉजिटिव्स को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। पर अभी के लिए देखो, बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे करंटली ये अनअवेलेबल है फॉर जनरल यूज। एज अभी के लिए इनको बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का देखना है, फीडबैक वगैरह लिया जा रहा है विजुअल आर्टिस्ट के द्वारा, फिल्म मेकर्स के द्वारा। पर अपने आप में बहुत ही ये एक एडवांस चीज हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर आप कॉम्प्लेक्स सीन को जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट टू वीडियो की कैपेबिलिटीज हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रियलिटी ही है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फंक्शनलिटीज को यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिल्टर्स वगैरह के अंदर हो गया। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे ये चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बाकी जनरेटिव एआई का अर्थ तो आप जानते ही हो, चैट जीपीटी भी तो जनरेटिव ही था, बेसिकली ऐसी एआई टेक्नोलॉजी जो आपको जनरेट कर सकती है आपको नया कंटेंट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सोरा क्या है? ओपन एआई टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल, राइट। चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और डिफ्यूजन बेस्ड जो एआई मॉडल होता है, उसका अर्थ होता है कि जनरेटिव मॉडल की, एआई मॉडल की वो कैटेगरी जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को यहाँ पे जनरेट करती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेयर वेडर बर्ड साइटेड इन इंडिया। सर इसका क्या अर्थ है? देखो एक्चुअल में ना ये एक होता है वर्ड यहाँ पे वेडर, वेडिंग से भी आता है ये वर्ड। दरअसल में ना कुछ ऐसे आपके पक्षी हैं जिनको ना थोड़ा जब हम आपके कीचड़ के अंदर मूव करते हैं या पानी के अंदर मूव करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो वेडिंग वर्ड दरअसल में वहां से आता है। तो यहाँ पर ना आपके सामने जो आप बर्ड देख पा रहे हो, ये कौन सा है? स्पर विंग्ड लैपविंग, ठीक है। ये इसका नाम है इस पर्टिकुलर बर्ड का, समझ गए? ठीक है। अब एक्चुअल में ना ये आप अगर बात करो, इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता, पर पहली बार आपको ये देखने को मिला है इंडिया के अंदर। कहाँ पर सर? अम्मा वेरीपेट लेक। ये आपको वरंगल के पास है, बेसिकली आपका जो तेलंगाना स्टेट है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाती है ये पर्टिकुलर लेक। तो वहां पर ये देखने को मिला है, जबकि ये इंडिया में देखने को मिलता ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वेडिंग वर्ड है, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा भी दिया। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ ना, इसकी आप बॉडी वगैरह के रिगार्डिंग देखने की बात करना, तो अगर इसके फेस की बात करूँ तो देखो फेस इसका वाइट है, थोड़ा नेक के ऊपर भी वाइट है, कुछ पार्ट इसका बेली का भी वाइट होता है। एक सर के ऊपर इस तरह से ब्लैक क्राउन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और इस तरह से आपको ब्लैक, ब्राउन और आपके व्हाइट आपको फीचर्स इसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। कार्निवोर होता है, बेसिकली आपके इंसेक्ट, वॉर्म्स और स्मॉल फिशेस को इस तरह से खाता है।
आपका ना जो मेजर एरिया देखो ये ना मूव करता रहता है, आपको मिडल ईस्ट मेडिटेरियन रीजन में तो मिलेगा ही, पर ये मूव करते करते आपके सेंट्रल अफ्रीका वाले एरियाज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में यही रखनी है कि इंडिया में नहीं मिलता, साउथ एशिया के कुछ पार्ट में मिलता जरूर है, पर इंडिया में नहीं मिलता। ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर हमें देखने को मिला है। इसकी आंखें काफी ब्राइट रेड आपको देखने को मिल जाएंगी, लंबी लंबी टांगे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली वेडिंग होती है इस तरह से, कोशिश करता है इसके अंदर मूव करने की। नहीं तो बहुत सारे तो जो पक्षी होते हैं वो फंस भी जाते हैं इसके अंदर, आपके कीचड़ वगैरह के अंदर, पानी के अंदर, फिर इसकी कोशिश करता है उनके अंदर मूव करने की। इसकी आवाज जो होता है ना, तो वो काफी अलग अलग तरह की होती है। कुछ कुछ जगह भी आपको देखने को मिलेगा इसकी आवाज जैसे सिक 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 ऐसे होती है, ठीक है। कई बार डिड ही डू इट इस तरह से आवाज भी आती है इसकी जब वो बोलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट से आपको पता होने चाहिए थे। ये लेक की मैंने आपको लोकेशन यहाँ पे बता दी है, तेलंगाना के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। काफी सारे लोग यहाँ पे फिशिंग के लिए, बर्ड्स वॉचिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये इसका नाम जो आया है, ये पास के गांव है अम्मा वेरीपेट, उसी के नाम के ऊपर लेक का नाम भी रखा गया है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो जो 2024 के ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, तो जो आपके गुलजार साहब है उनके लिए, और साथ ही साथ आपके जो संस्कृत स्कॉलर है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इनको यहाँ पे 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स के लिए डिक्लेयर किया गया है। देखो गुलजार साहब के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, उर्दू के बहुत इंपॉर्टेंट ये पोइट हैं। बहुत सारी इनकी जो फेमस पोइट्रीज हैं आपको अलग अलग मूवीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट इनका एक इंपॉर्टेंट जॉनर है त्रिवेणी के नाम से, जहां पर आपको 3 लाइंस की पोइम्स आपको देखने को मिल जाती है। हिंदी सिनेमा के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली देखो बहुत बड़ा है, राइट। और इनको ऐसा नहीं है कि ज्ञानपीठ अवार्ड्स ही मिले हैं, इसके पहले भी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पद्म भूषण हो गया, और इस तरह से 5 से भी ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको यहाँ पे मिल रखे हैं। आप जानते होंगे कि इनका जो गाना था जय हो, ठीक है ना, स्लम डॉग मिलियनेयर से, उनको भी यहाँ पे ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ है और ग्रैमी अवार्ड भी इसको मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं राम भद्राचार्य जी की, जिनको यहाँ पे दूसरा अवार्ड देखने को मिला है, एज इन दूसरा जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड देखने को मिला है, तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये दरअसल में आपके फाउंडर हैं किसके, तुलसी पीठ के। तुलसी पीठ आपको चित्रकूट के अंदर देखने को मिलेगा। चित्रकूट आपका मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अपने आप में बहुत ही एक श्रद्धालुओं के लिए जगह है। इवन ऐसा बताया जाता है कि चित्रकूट का जो कनेक्शन है ना, वो रामायणा के साथ भी है, ठीक है। हमारी जो रामायण होती है उसके साथ भी इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अब इनके द्वारा अगर मैं बात करूँ राम भद्राचार्य जी के द्वारा, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट ये स्पिरिचुअल लीडर यहाँ पे हमारे देश के बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनके लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे अष्टवक्र, ठीक है ना, उसी तरह से श्री राघव कृभ्रंश, और साथ ही साथ भृगनतम, ठीक है। मुझे हो सकता है शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, पर ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट लिटरली वर्क्स है। ये एक पॉलीग्लॉट है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं के अंदर बातचीत करना जानता है, या फिर उसको वो भाषाएं आती हैं, बहुभाषी भी इसको बोलते हैं। तो 22 से भी ज्यादा लैंग्वेज लगभग इनको आती हैं, अलग अलग आप नोटिस कर पाओगे, संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली, इस तरह से। इनका नाम था गिरधर मिश्रा, ठीक है। और 2 साल की उम्र के अंदर इनकी जो आईसाइट थी वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेकोमा की वजह से। दरअसल में ना ट्रेकोमा एक ऐसी आंखों की एक डिजीज है जहां पर आंखों के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। उसकी वजह से इनकी आईसाइट चली गई थी। इनको पहले भी पद्म विभूषण हो गया, और साथ ही साथ इस तरह से और भी अवार्ड इनको यहाँ पे मिले हैं। एंड ये आपके रामानंद सेक्ट के जो आपके जगत गुरु रामानंद चार्यास हैं, उनमें से चारों में से एक है, राइट। थोड़ा सा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड आप देख पाओगे 1944 के अंदर एस्टेब्लिश हुए थे, 1961 के अंदर इंस्टीट्यूट किया गया था, एंड पहला अवार्ड 1965 के अंदर मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत आपको स्टार मार्क कर लेने चाहिए, वो ये है कि ये अवार्ड केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका अवार्ड मिलता है, ये आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए तो मिलता ही है, उसके अलावा इंग्लिश के लिए भी मिलता है। तो 22+1 आप ध्यान में रखिएगा। 22 तो हमारी जो शेड्यूल है, बट बाद में हमने इंग्लिश को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, तो 22+1 के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर जो पर्सन इसको जिनको मिलता है उसको 21 लाख का प्राइस, साइटेशन हो गया, एक ब्रोंज रेप्लिका आपको सरस्वती जी की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। इसकी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपकी भारतीय ज्ञानपीठ ही है। कल मैंने दरअसल में ना आपको इसी के रिगार्डिंग होमवर्क भी दिया था। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि ये अवार्ड केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया भी। दूसरा कह रहा है कि इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
22+1 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ तीसरे स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये कह रहा है जो एंटायर कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑथर फॉर इंडियन लिटरेचर आर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर द अवार्ड। येस, दैट इज़ करेक्ट। जो कितना भी कंट्रीब्यूशन उसका रहा है वो सारे को देखा जाता है। तो इस तरह से आप देख पाओगे पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं वसुदेव बलवंत फाड़के जी के बारे में। दोस्तों हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर वसुदेव बलवंत फाड़के जी की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उनको ट्रिब्यूट्स पे करी। थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में ना देखो हम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, पर शायद इनके बारे में नहीं पढ़ते। पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम बात करते हैं हमारी देश की आर्म्ड रिबेलियन की, उसके अंदर जो सबसे पहले शायद आर्म्ड रिबेलियन जिन्होंने एक तरह से स्टार्टिंग करी, उनमें से वन ऑफ द पर्सन्स थे आपके वसुदेव बलवंत फाड़के जी, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन भी बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी की स्पीचेस से, आपके एमजी रानडे की स्पीचेस से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए एंड कहीं न कहीं फिर इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो देना स्टार्ट कर दिया। देखो एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि 1870 के आसपास ना जब फ़ेमीन वगैरह आया बहुत सारा, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं इनका फाड़के जी का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ा कि नहीं यार ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं। एंड इवन एक बार पता क्या हुआ, इनकी माताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड उनकी जब डेथ भी हो गई उसके बाद भी इनको छुट्टी वगैरह नहीं इनको मिली उस पर्पज़ के लिए। तब इनको बहुत ज़्यादा इस बात का गुस्सा आया कि यार एक इंसान अपनी मर्ज़ी से छुट्टी भी नहीं ले सकता, जब उसकी माताजी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो या माताजी की डेथ हो चुकी हो। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो एंगर था, जो गुस्सा था उसको चैनलाइज़ किया। उस गुस्से को यूटिलाइज़ किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के अंदर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हल्ला बोल करने के अंदर, ताकि कहीं न कहीं जो भारतीयों की लेजिटिमेट डिमांड्स थी उनको यहाँ पे मीट किया जा पाए। इन्होंने देखो अगर हम बात करें गाँव से गाँव जाते गए एंड स्वराज का जो मंत्र था वो यहाँ पे सबको बताते गए एंड इस तरह से फॉरेन रूल के अगेंस्ट इन्होंने रेबेल भी स्टार्ट कर दिया था। अब देखो अगर हम बात करें इनकी डेथ तो 1883 में हो जाती है 1883 के अंदर, पर उससे पहले इन्होंने 1879 के अंदर, ठीक है, रेवोल्यूशनरी आर्मी का फॉर्मेशन किया एंड साथ ही साथ पूना नेटिव इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि इनका कंट्रीब्यूशन 1883 के अंदर ही खत्म हो गया। इनकी डेथ के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। जैसे 1886-87 के अंदर जो फाड़के रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उसने गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को काफ़ी कंडेम किया। साथ ही साथ जो सार्वजनिक सभा है पुणे के अंदर, वहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म बना ताकि लोग आपस में मिलकर देश की हालत के बारे में डिस्कस कर पाएँ। तो इनका जो वर्क था ना वहाँ पे डेफ़िनिटली ट्राइबल्स के साथ भी थे ये, ट्राइबल्स भी इनको सपोर्ट करते थे काफ़ी हद तक, जैसे आपके रामोशीस हो गया, कोलीस, भील्स हो गया, ढांगर्स हो गया, ये सारे भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करते थे। इनके जो तरीके थे उसमें जैसे ये विलेज टू विलेज जाते थे, गाँव से गाँव जाते थे, तो पुणे के आस-पास बहुत सारे लोगों को इन्होंने मोबिलाइज़ किया, अपने लेक्चर्स के माध्यम से, सीक्रेट मीटिंग्स के माध्यम से, गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से, जहाँ पर छुप के आप थोड़ी चीज़ें करते हो, तो कैसे उनको फाइट करना है ब्रिटिशर्स को, ये यहाँ पे देखने को मिला। स्वदेशी की उन्होंने बात करी कि जो ब्रिटिशर्स के आपके अलग-अलग चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे और हमारे खुद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पे आगे आएँगे एंड कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी रेडिकल एक्शन यहाँ पे लिया गया एंड साथ में ही अलग-अलग लूटिंग ऑपरेशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो इनके बारे में हमें जानने चाहिए थे। तो बेसिकली जो इनके रिगार्डिंग होमवर्क था, वासुदेव बलवंत फाड़के जी के बारे में, तो जो पहली बात कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी एंड एमजी रांडे से काफ़ी इंस्पायर थे, दैट इज़ करेक्ट, और साथ-साथ ये फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन भी इनको बोला जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पे। तो आज की डिस्कशन की बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। दूसरे होमवर्क की बात करूँ, जो हमने कल दिया था, आईपीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये यूएन बॉडी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये तो यूएन बॉडी ही है, ठीक है ना? हमने इसका देखा भी था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था आईपीसीसी को तो। दूसरी अगर हम बात करें एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, तो कह रहा है कमीशन को पार्लियामेंट को एनुअली एक रिपोर्ट प्रेज़ेंट करनी पड़ती है। पार्लियामेंट को नहीं, ये प्रेज़िडेंट को करनी पड़ती है, ठीक है ना? कमीशन हैज़ टू प्रेज़ेंट दिस टू प्रेज़िडेंट, तो सेकंड इज़ फॉल्स। साहेल रीजन की बात करें तो साउथ अमेरिका के अंदर नहीं, ये आपका अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। बुबोनिक प्लेग की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा कॉज़ करी जाती है। ये अपने आप में बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। अब आज का होमवर्क क्या रहेगा? देखो आज मैं आपके लिए ना यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा हम पीवाईक्यूज़ की तरफ भी चलते हैं,
ताकि हमारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स कवर होते रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको हिस्ट्री का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। आई एम श्योर आपको पता होगा, इट्स जस्ट कि इन पीवाईक्यूज़ के माध्यम से हमारी थोड़ी-थोड़ी रिवीज़न भी अच्छे से होती रहेगी, जैसे-जैसे प्रीलिम्स थोड़ा नज़दीक भी आता जा रहा है। अब तो आपको पता ही है कि 100 से भी कम दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो अच्छे से सबकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से है, इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स। ईज़ी क्वेश्चन है, बट डेफिनिटली आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे नीचे कमेंट्स में भी इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी चाहिए एंड इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।